नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई विद्या चैनल नंबर 1 से लेकर चैनल नंबर 12 तक CIET NCERT द्वारा प्रसारित लाइव इंटरैक्टिव सत्र में, जो कि एक विशेष सत्र है। ये सत्र है टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशन फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम का। मैं सृजन आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे साथ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर धारणा को। धारणा, आपका भी सत्र में स्वागत है। ई विद्या चैनल नंबर 1 से चैनल नंबर 12 के साथ ही आप हमें हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए देख रहे हैं। ये चैनल्स हैं NCERT ऑफिशियल और NCERT PMA विद्या क्लास 1 to क्लास 12 यूट्यूब चैनल्स। इस सत्र में आज हम विशेष दिन मना रहे हैं क्योंकि आज सेलिब्रेशन का दिन है। जी हाँ, समावेशी कक्षा एक प्रयास है हमारा सभी बच्चों को मुख्य धारा में एक साथ लेकर चलने का, नज़रिया बदलने का। हमारा आज का विषय सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। विशिष्ट अक्षमता रखने वाले लोगों के लिए ये दिन मनाया जाता है और वाकई ही ये सेलिब्रेशन का दिन है, क्योंकि बात सिर्फ नज़रिया बदलने की है, हमारे दृष्टिकोण को बदलने की है। आप यकीन मानिए, इस सभी चीज़ों से बहुत बड़े अंतर लाए जा सकते हैं और वो अंतर हमारे नज़रिया बदलने से आ सकते हैं। आज इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे। हमारे साथ विशिष्ट अतिथि हैं, आप उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। लेकिन यदि आप हमारे सत्र का हिस्सा बनना चाहते हैं, कोई प्रश्न जो आपके मन में है हमारे सत्र से संबंधित, उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कीजिए। हमारा फ़ोन नंबर इस समय आपकी स्क्रीन पर दर्शाया जा रहा है। ये नंबर है 8800440559। आप हमें मेल भी लिख सकते हैं। हमारे सभी सत्रों के लिए मेल लिखें dth.class1 to class 12 @ciet.nic.in पर। हमारे YouTube चैनल के ज़रिए अगर आप हमें देख रहे हैं तो आप लाइव चैट बॉक्स ऑप्शन में लिखकर भी अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। अब स्वागत करना चाहूँगी, हमारे साथ आप जुड़े हैं सर ठाकुर दत्त धारियाल, TD धारियाल सर। सर नमस्कार। नमस्कार आपको। सर का परिचय हालांकि बहुत मुश्किल है कि इनका परिचय शब्दों में समेटा जाए। एक विशिष्ट अतिथि हैं हमारे साथ और इनके अगर बताना चाहूँ इनके बारे में तो ये प्रेसिडेंट हैं नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड दिल्ली एंड एडवाइज़र CBM इंडिया ट्रस्ट में। इसी के साथ आप एक्स स्टेट कमिश्नर रह चुके हैं डिसेबिलिटीज़ दिल्ली से। आप के फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रहे हैं। के फाउंडेशन जो है वो सेंटर फॉर एक्सेसिबिलिटी इन बिल्ट एनवायरनमेंट है। इसके अलावा आप स्पेशल ओलंपिक भारत के संरक्षक के तौर पर भी जुड़े हुए हैं। यानी जैसे कि आप समझ पा रहे हैं कि एक हमारे साथ जो अतिथि है, इनका सानिध्य पाना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एक बार फिर से सर आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सर, हमारा आज का दिन बेहद ख़ास है और सबसे पहले तो हम आज सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं, क्या विषय है जिसको कि हमें मनाना चाहिए इस दिन को, और आज के दिन के लिए जो हमारी हर साल की तरह एक थीम निर्धारित की जाती है, इससे भी आपसे जानना चाहेंगे। सृजन जी, थैंक यू इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं कुछ अपने विचार, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे रखूँगा। जो ये इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ है, ये 1992 से अब मनाया जा रहा है और इसको मनाने का मुख्य कारण ये है कि एक डिसेबिलिटी जो कि मार्जिनाइज्ड कम्युनिटी कहलाती है, उस पे फोकस जाए, उस पे ध्यान जाए, उनके इश्यूज़ को लोग जानें, आम लोग जानें और क्या क्या उनकी प्रतिभाएं हैं उनको जानें। क्योंकि अक्सर हम जब विकलांग व्यक्ति की बात करते हैं, दिव्यांग व्यक्ति की बात करते हैं, सोचते हैं कि इनको एक दया के पात्र हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ऐसी ऐसी प्रतिभाएं मिलेंगी जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल। तो उसको सेलिब्रेट करना है। कमियां ज़रूर होती हैं, कुछ कमी ज़रूर होगी और कुछ शॉर्टकमिंग्स हमारे सिस्टम में हो सकती हैं, हमारे वातावरण में हो सकती हैं, हमारे जब आपने बहुत अच्छी बात बोली विचारों में हो सकती है, एटीट्यूड में हो सकती है, लेकिन वो हमेशा हमारे दिमाग में घर करके नहीं रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। उसी को लेकर के ये 2024 का भी इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, शॉर्ट में उसको IDPD 2024 बोलते हैं, वो मनाया जा रहा है। हमारे देश में
डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, भारत सरकार आज विकलांग व्यक्तियों के जी कामों के लिए, कार्यों के लिए, उनकी प्रतिभाओं के लिए इंस्टीट्यूशंस को वो नेशनल अवार्ड देते हैं। वो विज्ञान भवन में अभी चल रहा है। राष्ट्रपति, हमारे महामहिम राष्ट्रपति उधर अवार्ड देते हैं। सो ये हमारे लिए डेफिनेटली एक सेलिब्रेशन का अवसर है। इसको हर व्यक्ति को सेलिब्रेट करना चाहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। ये मैं बहुत बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल। इस साल का जो थीम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो क्या है? एम्प्लीफाइंग द लीडरशिप ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं। लीडरशिप रोल में बहुत सारे विकलांग व्यक्ति हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे, यूएन लेवल पे ये थीम रखा गया है और पूरे संसार में इसको मनाया जाएगा। ये थीम रहेगा पूरे साल, अगले साल तक। वो ये कि भाई जो लीडरशिप रोल में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं वो और ज़्यादा बढ़े और इंटेंसिवली बढ़े और वो चीज़ों को उजागर करें और जो डिसीजन मेकिंग है पूरे वर्ल्ड में या देश में या जगह पे, जो हर जगह पे डिसीजन मेकिंग में उन लोगों का एक विशेष महत्वपूर्ण ये रहना चाहिए और उनको इंक्लूड उसमें करने से, नहीं तो फ्यूचर नहीं है। अगर हमें सस्टेनेबल फ्यूचर बनाना है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको प्राप्त करना है, तो विकलांग व्यक्तियों को आप पीछे नहीं छोड़ सकते। हमारे देश में 2.68 करोड़ की आबादी 2011 में मानी गई थी, तब केवल 7 डिसेबिलिटीज़ थी, आज 21 डिसेबिलिटीज़ हैं। बहुत सारी और ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ होंगे और वर्ल्ड बैंक में तो 10 to 15% कुछ भी हो सकता है। ये परसेंटेज किसी भी कंट्री में विकलांग व्यक्तियों की हो सकती है, इसलिए उनको पीछे नहीं छोड़ सकते। सस्टेनेबल इस दुनिया को अगर बनाना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनको हम इंक्लूड करें, उनको डिसीजन मेकिंग में लें। नहीं तो एक है विद नथिंग विदाउट मी, नथिंग विदाउट अस, अबाउट अस। आप विकलांग व्यक्तियों की बात करना चाहते हैं तो विकलांग व्यक्तियों को उसमें इंक्लूड करें हर लेवल पे। सही कहा सर आपने। धारा प्रवाह की बात करते हैं तो धारा की जो एक धार है उसको भी छोड़ा नहीं जा सकता है, उसको भी साथ बहाव की आवश्यकता है। हमारा इस वर्ष का थीम समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए विकलांगजनों का नेतृत्व को बढ़ावा देना है। लेकिन सर, पुराने वर्षों की थीम पर अगर नज़र डालें तो वहाँ बात समानता की होती थी, लेकिन आज हम नेतृत्व जैसे एक विषय पर पहुँच चुके हैं। तो ये बदलाव कैसे आया है साल दर साल, इस पर भी आप ज़रूर बताएं। देखिए, इसी से जुड़ा हुआ मैं जाऊँगा अगेन पीछे 1992 में ये रखा इक्वलिटी एंड फुल पार्टिसिपेशन। तो उसका फ़र्क क्या पड़ा? जैसे इंडिया के लिए, भारत के लिए हमने 1995 में एक एक्ट लाई, एक लॉ लाई। उससे पहले लॉ नहीं था। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए कोई विशेष अलग से लॉ नहीं था, डिसेबिलिटी स्पेसिफिक लॉ नहीं था। वो लॉ जो बना वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, नोट करिएगा शब्दों को, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन। फुल पार्टिसिपेशन का मतलब है कहीं कोई भी जगह हो, कोई भी स्थान हो, कोई भी काम हो, ये प्रोग्राम हो रहा है, ये विकलांग व्यक्ति भी इधर आ सकता है, कोई भी आ सकता है, तो उसके लिए फुल पार्टिसिपेशन की को बनाना है। तो वो थीम जो रखी थी, उस थीम के तुरंत बाद हमारे देश में 3 साल के बाद ये लॉ आ गया उन्हीं शब्दों को लेकर। उससे क्या फ़र्क पड़ा? जो विकलांग व्यक्ति हैं अलग अलग जगहों पे, जैसे स्कूल है या फिर एम्प्लॉयमेंट है, वो उनको उनकी जगह मिली, उनके लिए रिजर्वेशन की प्रावधान हुआ। और आज हम देखते हैं कि ये एक्ट की वजह से हमारे देश में हर साल सिविल सर्विसेज में IAS एंड अदर सर्विसेज जो आप समझते हैं, सब लोग समझते हैं, तो उसमें 30-40 लोग होते हैं। विभिन्न जो IAS भी होते हैं, कोई डिफरेंट सर्विसेज में होते हैं, साइंटिस्ट हैं, बैंक्स में हैं, हर जगह। और मेरे नैब में ही हम लोग प्रमोट कर रहे हैं स्टेम को, स्टेम एजुकेशन, साइंस,
टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स और मैनेजमेंट। तो अभी हमने ब्लाइंड कुछ बच्चों को साइंस में पढ़ाया और रेगुलर स्कूल में, जिसको मेन स्ट्रीम स्कूल करते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल हैं, उनको पढ़ा करके आज इंजीनियरिंग करने के बाद में वो अभी माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में काम कर रहे हैं। बहुत सारे आपको मुझे याद है, ये इसी एक्ट की वजह से 1995 के एक्ट की वजह से लोग आईएएस बने। और एक आईएएस ऑफिसर मध्य प्रदेश में है, उनका नाम भी मैं ले सकता हूँ, कृष्ण गोपाल तिवारी। वो इतना अच्छा करके आज वो कमिश्नर लेवल पे पहुँच गए हैं इसी एक्ट के आधार पे। वो रिजर्वेशन के अलावा उसे जो आज की जो एक्ट है, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, उसके प्रावधान इतने मजबूत हैं और इतने इफ़ेक्टिव हैं कि एक तो हर एक प्रावधान उसमें जो है वो मैंडेटरी है। ठीक है। उसको नहीं मानने पे पेनल्टी का प्रावधान है, पनिशमेंट का प्रावधान है। और मैंडेटरी प्रावधानों को अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो पनिशमेंट लेगा। तो इसलिए आपके पास स्ट्रिक्ट भी है और राइट बेस्ड है। ये मेरा राइट है। सो ये इसका इसलिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल। इसलिए भी हमें सेलिब्रेट करते हैं कि ये हमें एक प्रेरणा देता है, हर देश को प्रेरणा देता है। और इंडिया का जो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट है, मैं खुद कुछ कंट्रीज़ में गया, यूएन एस्केप में भी उन्होंने इंडिया को कहा कि पूरे ये यूएन एस्केप के रीजन में हम 4-5 देशों को ले लेते हैं, जिसमें से इंडिया एक है, कि उसमें जो अपने जो डोमेस्टिक लॉज है उनको किस तरह से एक राइट बेस बनाया है, यूएनसीआरपीडी के अनुसार बनाया है। उसमें से देश इंडिया एक था 5 कंट्रीज़ में। और मुझे सौभाग्य मिला कि उसको मैं कंट्री रिपोर्ट लिखूं और उसको पब्लिश किया गया यूएन एस्केप द्वारा। और भारत के राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट को पूरे वर्ल्ड में, नहीं तो कम से कम यूएन एस्केप वालों ने तो डिक्लेयर किया कि वन ऑफ द बेस्ट हमारा लॉ है, डिसेबिलिटी स्पेसिफिक लॉ है। और इसको इम्प्लीमेंट करने की बात है, और ऐसे प्रोग्राम होंगे, ऐसी पॉलिसीज़ होंगी, ऐसे प्रावधान होंगे, ये इम्प्लीमेंट भी अच्छा होगा, मुझे ये पूरा विश्वास है। सर, वाकई आप जो बात बता रहे हैं लक्ष्य प्राप्ति की, यानी जहां एक व्यक्ति इंजीनियर बन चुका है और वहीं एक एक्स कमिश्नर के पद पर विराजमान है, तो मुझे लगता है वाकई ये वो बिंदु हैं, वो चीज़ें हैं जिनका कि सेलिब्रेशन होना चाहिए, उन्हें मनाया जाना चाहिए। वी आर सेलिब्रेटिंग टुडे इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। सर, आपने बताया कि 1995 के एक्ट से लेकर 2016 में जब अमेंडमेंट एक्ट आया तो काफ़ी सारे सुधार देखने को मिले, और वो विशेषकर क्या हैं यहाँ, क्योंकि हमारे साथ हमारे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर उन्हें ये भी बताना ज़रूरी है कि जो ये सुधार आए हैं ये सकारात्मक दृष्टि से बहुत मायने भी रखते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये जो 1995 का एक्ट था, उस एक्ट में बहुत सारे प्रावधान मैंडेटरी नहीं थे, सबसे बड़ी बात है। और जो 2016 का एक्ट है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, उसमें 4 सेक्शन को छोड़ करके हर सेक्शन के प्रावधान मैंडेटरी है। नंबर 1, वो जो एक्ट था वो बेसिकली मेडिकल मॉडल पे बना हुआ था या चैरिटी बेस्ड था। चलो, हमने कुछ इनको विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा देनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए वाली बात है। आज यह देना ही पड़ेगा, ये राइट है, ये है राइट बेस्ड अप्रोच। और जो डिसेबिलिटी और पर्सन विद डिसेबिलिटी की डेफिनेशन है, परिभाषा ही चेंज होगी, अपसाइड डाउन जिसको मैं बोलूँगा। पहले क्या था, राइट्स ऑफ पर्सन ये 95 के एक्ट में ये था कि विकलांग व्यक्ति कौन है, वो जिसको कोई इम्पेयरमेंट है, वो कुछ काम नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें नहीं कर सकते। सो उनको अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा जो वातावरण है उसके अनुसार। लेकिन अब क्या है, आपको उनके अनुसार वातावरण को बदलना है। ये वातावरण में जो बाधा है उसकी वजह से व्यक्ति विकलांग बन जाता है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये बात सेलिब्रेशन की है कि मेरे लिए, एक पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, हम पूरे वातावरण को, अपनी सोच को, अपने कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन सिस्टम को बदलें।
ये सेलिब्रेशन की बात है। जी। फिर उसके बाद कोई भी अगर व्यक्ति विकलांग व्यक्ति को रीजनेबल अकोमोडेशन नहीं देते, जैसे रीजनेबल अकोमोडेशन में ये मेरा कहना है कि आपने बिल्डिंग को पूरा एक्सेसिबल बना दिया, इधर आने तक एक्सेसिबिलिटी है, लेकिन मेरी एक स्पेसिफिक डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से मैं ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। हो सकता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से हो सकता है कम्युनिकेशन का हो, जैसे आज साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर है, पहले के प्रोग्राम्स में मुझे याद नहीं होते थे जी। आज हमने क्या, तो बिकॉज हमने हर विकलांग व्यक्ति के स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये एक्ट बोलता है कि आपको रीजनेबल अकोमोडेशन देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का एक इसमें ऑर्डर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है जो रीजनेबल अकोमोडेशन के ऊपर। वो ये है कि कोई अगर लिख नहीं सकता, हमारे रूल में ये लिखा था कि 40% डिसेबिलिटी है या उससे ज़्यादा है तो उसको राइटर मिलेगा। ठीक है। लेकिन उस व्यक्ति की, विकास कुमार की जो डिसेबिलिटी है वो लेस देन 40% थी। लेकिन आज की डेट में राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट के अनुसार 40% से कम वाले को भी आप विकलांग व्यक्ति बोलेंगे, उसको सर्टिफिकेट मिल सकता है। तो इसका मतलब उसकी एक रिक्वायरमेंट थी, वो लिख नहीं सकता इतना फास्ट, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, उसको आप राइटर देंगे एग्ज़ाम लिखने के लिए यूपीएससी में जी। जबकि उससे पहले नहीं होता कि 40% का लगा था। सो अंतर एक आ गया है कि आपकी जो भी इंडिविजुअल एक रिक्वायरमेंट है, कोई नीड है, उसको जो सर्विस प्रोवाइडर है उनको वो देना पड़ेगा जी। आपकी रिक्वायरमेंट, सो दैट आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड में आ जाए और आप compete कर सकें। आपके लिए कोई कंसेशन नहीं दे रहा है, आपको ये नहीं बोले कि साहब आप ठीक है आप इस लायक नहीं फिर भी हम करेंगे। नो, यू गिव मी द लेवल, है ना, यू लुक एट मी फ्रॉम माई एबिलिटी, राइट, नॉट डिसेबिलिटी। डेफिनेटली इक्वालिटी टू इक्विटी का ये जो डिस्टेंस है वाकई बहुत लंबा एक अरसा रहा होगा इस समय को, इस डिस्टेंस को तय करने का। तो सर क्या क्या चैलेंजेस रहे, क्योंकि आप हमेशा से इस फील्ड से जुड़े रहे हैं, इन संस्थानों से जुड़े रहे हैं, तो आपको क्या लगता है अगर आपको मिलने वाली जो कंप्लेंट्स हैं, चाहे वो मान लीजिए कि अभी एडमिशन को लेकर हो सकती हैं, फिर आगे चलकर कि हम इस पार्क की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सेसिबल जो है रास्ता नहीं बना हुआ है, तो उनमें क्या बदलाव रहे, वो समय जो था एक डिस्टेंस वाला? जी, ऐसा है, मैंने जैसे बताया आपको 2002 में मैं एज डिप्टी चीफ कमिश्नर डिसेबिलिटी चला गया। फिर उसके बाद मैंने निर्णय लिया कि उधर ही रहना है, मैंने वही काम करना है, डिसेबिलिटी करना है। आज तक 22 साल हो गए। तो तब मैं क्या देखता, हम लोग चीफ कमिश्नर के दफ्तर में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ या अखबार या ऐसी देखते थे कहाँ रिजर्वेशन नहीं दिया, 3% रिजर्वेशन होता था, वो सीटें रिजर्व नहीं करी हैं या फिर एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया है या फिर कोई इस तरह की चीज़ें थी। तो उस समय लोग लड़ रहे थे किसके लिए, रिजर्वेशन के लिए, नहीं दे रहे। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। वो स्थिति अब क्या आ रहा है कि मैं स्कूल में हूँ, नाउ आई वांट टू स्टडी सो एंड सो सब्जेक्ट, मेरे लिए वो सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मैंने आईआईटी का जेईई का एग्ज़ाम देना है। वो आईआईटी के जेईई का जो प्रश्न पत्र है, जो उसका इवैल्यूएशन का सिस्टम है, उसको आप चेंज करिए, सो दैट आई एम ए ब्लाइंड पर्सन, आई एम ए डेफ पर्सन, आई एम ए पर्सन विद से इंटेलेक्चुअल ऑटिज्म, आई वॉन्ट दिस टू बी taught like this, I want this exams to be like this। तो मैं अपने तरीके से उसको कर सकता हूँ। ये अंतर आ गया। अंतर दूसरा क्या, जैसे इसी से लिंक है, तो वो ये हो गया कि जैसे IAS है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, ये आइडेंटिफाइड नहीं थी, सूटेबल नहीं थी फॉर पर्सन्स विद ब्लाइंडनेस। ओके। तो सरकार में उस समय एक निर्णय ये कहा कि देखिए, क्योंकि ब्लाइंड व्यक्ति पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, इसलिए वो IAS बनने को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। हम नहीं करेंगे ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन जब एक व्यक्ति जो गोपाल कृष्ण की बात बोला, जो हमारे पास आए, मैंने पूछा उनको, बात हुई, तो एक कंप्लेंट छोटी सी बनवाई और उसमें उन्होंने लिखा कि मैं लिख और पढ़ सकता हूँ, बीइंग ए ब्लाइंड पर्सन, इन माई ओन वे, मैं अपने तरीके से कंप्यूटर में लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ,
पढ़ सकता हूँ। तो इसलिए इसी के आधार पे फिर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ने, भारत सरकार ने आईएएस की पोस्ट को आइडेंटिफाई किया जी। तो ये जो धीरे धीरे जो जर्नी चल रही है वो इस तरह से चल रही है। और कहीं भी इसलिए हम लीडरशिप की बात आज कर रहे हैं, लीडरशिप रोल में लोगों को जाना, अगर सस्टेनेबल रहना है तो आपको होना है तो आपको डेफिनेटली लीडरशिप रोल में इन लोगों को पहुंचाना पड़ेगा। जी सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब जब नए नए पड़ाव हमारे सामने आते रहेंगे, हम उनसे निकलने के जो रास्ते हैं वो बढ़ाते चले जाएंगे। और ऐसे ही सुधार जो है हम अपने जो कानून हैं उनमें भी देख रहे हैं। तो वाकई ये सभी वो विषय हैं जिन्हें कि सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हम एक शिक्षा संस्थान है और यहाँ पर हमारे साथ हमारे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, ये जानना चाहते हैं कि अगर इसी संबंधित विषय में अगर एडमिशन्स के रिगार्डिंग कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो उनमें अगर हमें लैक ऑफ अवेयरनेस है, जागरूकता का अभाव है, तो कहाँ कहाँ से हमें मदद मिल सकती है? एक तो ये है कि हमारे जिस एक्ट में सेक्शन 16 है, 17 है, ये सब एजुकेशन से रिलेटेड है। किसी भी विकलांग व्यक्ति को, बच्चे को एडमिशन डिनाई नहीं कर सकता कोई भी स्कूल, चाहे कोई भी स्कूल प्राइवेट हो या अगर वो रिकग्नाइज है किसी बोर्ड से, तो उसको एडमिशन देना ही पड़ेगा, मना नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उनको इंक्लूसिव एजुकेशन देना होगा। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है जो स्कूल मेन स्ट्रीम स्कूल है उसमें उनको एडमिशन मिलना होगा, उसमें पढ़ने का उनका प्रबंध जो भी है सुविधाएं वो देनी पड़ेगी। स्पेशल एजुकेटर हो या फिर टेक्नोलॉजी हो या फिर कोई और सुविधाएं, ये सब देना है, सब ने देना है। तो ये अगर कोई स्कूल ऐसे केसेस आते हैं, कोई स्कूल कहता कि नहीं हमारे पास स्पेशल एजुकेटर नहीं है, या हमारे पास कुछ बिल्डिंग इतनी एक्सेसिबल नहीं है, या हमारी लैब 2nd या 3rd फ्लोर में है, तो ऐसे कैसे होगा, साइंस कैसे पढ़ेगा, तुम आर्ट पढ़ लो। तो ये जो अगर ऐसी समस्या है तो ये ग्राउंड कोई हो नहीं सकता कि उसको एडमिशन न दें या उसको पढ़ाए नहीं। अब हम जैसे आपने कहा इक्विटी की बात, आप खाली एडमिशन दे करके उसे छोड़ नहीं देंगे। आपको, मेरा एक्ट ये बोलता है कि विकलांग व्यक्ति को, बच्चे को आप वही सब या उसी क्वालिटी की शिक्षा देंगे जो औरों को दे रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना है आप जानिए। तो वो मना नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं देता है कोई तो क्या है, हर ये रूल में RPWD रूल्स है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज रूल 2017 है, उसके अनुसार हर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, हर डिस्ट्रिक्ट में एक एजुकेशन ऑफिसर ये होगा जो ये देखेगा कि एडमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनको शिक्षा मिल रही कि नहीं मिल रही। अगर वो डिनाई होता है तो हमारे एक्ट में एक प्रावधान है, हर स्टेट में एक स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, केंद्र सरकार में चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, वहाँ पे अपनी कंप्लेंट दायर कर सकते हैं और वो सुनिश्चित करेंगे कि आपको एडमिशन देंगे। और उसके बावजूद भी अगर कोई नहीं देता है तो इसमें स्पेशल कोर्ट का प्रावधान है, जहाँ पे उन व्यक्तियों को जो रिस्पॉन्सिबल है, उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो रिस्पॉन्सिबल है, उनको पेनल्टी लग सकती है, 5 लाख तक की भी पेनल्टी लग सकती है। जी, यानी दंड का प्रावधान भी यहाँ पर बनाया गया है, क्योंकि अब बात इक्वालिटी टू इक्विटी की हो रही है। और सर, हमने आज के दिन को सेलिब्रेट किया और आगे भी इस दिन से जुड़ी जो चीज़ें हैं वो पूरा दिन सेलिब्रेट होती रहेंगी। लेकिन एक दिन मना लेने से मुझे लगता है कि हम इस पूरी चीज़ को सेलिब्रेट नहीं कर सकते। वर्ष के 365 दिन हमें ये दिन मनाने की ज़रूरत है। हमारे सत्र को समाप्ति की ओर लेकर चलना है, तो आपसे अनुरोध करेंगे कि एक संदेश हमारे सभी व्यूअर्स के नाम। मेरे ख्याल से एक सबसे बड़ा संदेश तो आज के दिन यही हो सकता है कि आप हमेशा आशावादी हूँ जी। कल आज से बेहतर होगा। जो मैंने देखा है 2022 से लेकर के आज तक का हर दिन मेरे लिए एक नया दिन साबित हुआ, अच्छा साबित हुआ, बेटर हुआ। और डिसेबिलिटी में भी मुझे डेफिनेटली ये आशा है कि हमारे जो विकलांग व्यक्ति हैं वो देश के का जो विकास है उसमें पूरी भागीदारी निभाएंगे। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, धन्यवाद करना चाहेंगे। आप हमारे साथ हैं सर TD धारियाल, प्रेसिडेंट NAB दिल्ली एंड एडवाइज़र CBM इंडिया ट्रस्ट, एक्स स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटीज़ दिल्ली से। सर नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, धन्यवाद।
आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ई विद्या चैनल नंबर 1 से लेकर चैनल नंबर 12 तक और हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स NCERT ऑफिशियल एंड NCERT PM ई विद्या क्लास 1 टू क्लास 12। हमारा आज का समावेशी कक्षा का जो विषय है ये वाकई ही बहुत खास था। बात हुई सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को लेकर। तो आज के दिन के लिए आप सभी से एक विशेष अनुरोध मैं भी करना चाहूँगी। आइए मिलकर एक संकल्प लेते हैं और संकल्प ये होगा कि हम मुख्य धारा में सभी इन डिसेबिलिटीज़ पर्सन्स को लाने का प्रयास करेंगे और अपने नज़रिए को बदलकर उन्हें उचित सम्मान देने का भी प्रयास करेंगे। तो मुझे लगता है ये दिन 365 दिन हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। आप हमारे साथ हमारे अन्य लाइव सत्रों के लिए जुड़ सकते हैं। 2 बजे CIET NCERT द्वारा प्रसारित लाइव इंटरैक्टिव सत्र आपके लिए कक्षा 3 के बच्चों का उर्दू का होगा। उन्वान सबका प्यारा, ये एक नज़्म होगी। 2:30 पर कक्षा 3 के बच्चे इंग्लिश का विषय पढ़ेंगे पेपर बोट्स। 3 बजे का समय रहेगा कक्षा 4 के बच्चों के लिए गणित का बिल्डिंग विद ब्रिक्स। कक्षा 4 के बच्चे 3:30 पर हिंदी का विषय जानेंगे जैसा सवाल वैसा जवाब। 4 बजे से लेकर 5 बजे तक का सत्र होगा ट्रेनिंग सत्र। कक्षा 6 से कक्षा 12 के बच्चों के लिए प्रसारित किया जाएगा। टॉपिक व्हाट इज़ IoT, इकोसिस्टम, फंडामेंटल्स, प्रिंसिपल्स एंड चैलेंजेस को लेकर। 5 बजे के आज के सहयोग सत्र में बात होगी लाइफस्टाइल एंड क्लाइमेट चेंजेस को लेकर। आप हमारे साथ जुड़े रहिए ई विद्या चैनल्स के माध्यम से और हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से। और एक बार फिर आप सभी को आज का दिन मुबारक हो। हम सेलिब्रेट करते रहेंगे इन दिनों को और समावेशी कक्षा जो कि हमारा एक प्रयास है सभी बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने का, आप इससे भी जुड़े रहें। आज के सत्र से मैं सृजन और मेरे साथ धारणा चाहेंगे अनुमति। नमस्कार।